नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत में कहना चाहूंगा, विश्वास का बल लेकर, आशाओं के पल लेकर, जीवन रण को सज्ज हूं, बाधाओं के हल लेकर। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं, इस शख्सियत से वर्ल्ड ह्यूमैनिटी एंड पीस अवार्ड 2023 के इस मंच के ऊपर मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं। वो एक ऐसी ही शख्सियत है। मुझे लगता है कि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ किया जाना जरूरी है। वो मानते हैं कि आप थक कर बैठ नहीं सकते। आपको जीवन इसलिए मिला है कि आप उस जीवन का सदुपयोग अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कर सके। वो इतने विविध आयामी है कि एक बार आपको लगता है कि वो सैन्य बैकग्राउंड से आते हैं, फिर आपको दिखते हैं कि वे कॉर्पोरेट क्षेत्र के अंदर, फिर आपको शिक्षा क्षेत्र में नजर आते हैं, फिर हीलर के तौर पर नजर आते हैं। वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी ऐसी शख्सियत जिनसे आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, जिन्हें अपने कार्यों के जरिए और अपने सोशल वर्क के जरिए देश नहीं दुनिया भर के अंदर लोगों को उनकी मुश्किलों से बाहर निकाला है। तो चलिए स्वागत करते हैं WHP 2023 के आज के इस मंच के ऊपर ऐसे ही एक महनीय अतिथि का, जिनके जीवन के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या शुरुआत जीवन में की और किस तरह से आगे बढ़ते हुए आज इस मकाम पर पहुंच पाए। स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, हमारे साथ में है सुख दीपक मलभाई साहब, जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके ऊपर हमारी टीम ने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। वैसे आपके इस बहुआयामी व्यक्तित्व को समेटना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने कोशिश की है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम वो वीडियो दिखाएं दर्शकों को। जरूर। सर, ये था एक छोटा सा ईवी फाइल जो आपके लिए हमारी टीम ने तैयार की। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा, सुख दीपक मलभाई साहब एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, कि सैन्य परिवार से आते हैं। और आप समझते हैं सैन्य जब परिवार होता है तो बहुत डिसिप्लिन होता है, उसे देश के लिए कुछ करने का जज्बा दिया जाता है। उसे दिया जाता है कि आपको जीवन से सिर्फ चाहिए नहीं, आपको देना भी। हमेशा कहा जाता है कि देश आपको क्या देता है, उससे ज्यादा आपको ये सोचना होगा कि आपने देश को क्या दिया। तो यही बात सुख दीपक मलभाई साहब के जहन के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर पूरी तरह से उतर चुकी थी। इसी वजह से इन्होंने जर्मन एमएनसी के अंदर करीब 1 दशक से भी लंबा कार्य करने के बाद में अपना क्षेत्र चुना समाज सेवा का। और इसमें पिछले करीब 1 दशक से ज्यादा समय इनको हो गया है और इसको लेके ये अद्भुत कार्य कर रहे हैं। लोगों को अपनी अलग अलग मॉडलिटीज के जरिए उनके समस्याओं से निजात दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। सुख दीपक मलभाई साहब, आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और कार्यक्रम का शुरुआत करते हुए पहला सवाल मैं यही लेना चाहूंगा कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कैसी रही। आपका जैसे सैन्य परिवार से रहा तो बहुत डिसिप्लिन रहता होगा, और पिताजी संभवतः बॉर्डर पे गए रहते होंगे, सेना में गए रहते होंगे, तो उस पर कैसा रहता हो, माता जी किस तरह से भरण पोषण करती, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाली ताकि हम आगे बढ़ सकें। देखो, वी वर ऑलवेज डिसिप्लिन्ड। वो तो था ही, मतलब टाइम से आना, टाइम से बैठना। और बचपन से जो हमारी परवरिश रही है कि एक ऑफिसर को किस तरह से
बिहेव करना चाहिए, लोगों को इज्जत से पेश आना चाहिए, हर एक चीज में बहुत पर्टिकुलर थे हमारे पिताजी। बट उससे बड़ी चीज ये थी कि माय फादर एंड मदर दे बोथ हैड अ लव फॉर रीडिंग, किताबें बहुत पढ़ते थे। और स्पेशली माय मदर, शी वाज रीडिंग अ लॉट ऑफ मेडिकल बुक्स आल्सो, साइकोलॉजी बुक्स आल्सो। तो उनको देखा देखी मैंने बहुत कम उम्र में बुक्स पढ़ने का काम जो है, आई मीन आई रिमेम्बर मैंने क्लास 2 में एक बड़ी सिंपल सी किताब थी जो बच्चों के लिए लिखी गई थी ऑन एटॉमिक एनर्जी, सो आई न्यू दैट फॉर्मूला E is equal to mc squared। उस टाइम में 1960 की मैं बात कर रहा हूँ। सो दिस रीडिंग हैबिट विच आई पिक्ड अप, तो मेरा मानना ये है कि बच्चे जो आप कहते हैं ना वो कभी नहीं करेंगे, आप जो करते हैं वो करेंगे। तो हमने अपने पेरेंट्स को देख के, उनको कॉपी करके जो कुछ भी संस्कार पाए हैं, गेट इट। तो क्योंकि अभी हमारा परिवार जो था, वी वर मूविंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, कभी एक जगह में तो रहे नहीं। माय फादर वाज अ सरदार जी, माय मदर वाज फ्रॉम केरला पहले तो, सो वी वर अ वेरी डाइवर्स फैमिली। वी गॉट गुड स्कूल्स, वेरी गुड स्कूल। और क्योंकि हम इतने प्रांतों में रहे हैं, वी वर वेरी, व्हाट शैल आई से, हमें कुछ भेदभाव जो है ना वो हमने कभी नहीं देखा, राइट। और ये जो मेरे को तो आई रिमेम्बर 1976 में जब मेरी पहली नौकरी थी आगरा में, और वहां मैंने देखा कि लोग आपका सरनेम बड़ा पूछते हैं। मैंने कहा ये सरनेम क्यों पूछते हैं? तो फिर मुझे किसी ने कहा नहीं, वो आपकी कास्ट जानना चाहते हैं। सो व्हेन आई यूज्ड टू से मलवई, तो इससे अच्छा वो कहाँ के होते हैं। तो ये भेदभाव भी हमने तब देखा। एंड वन ऑफ द थिंग्स आई हैव सीन व्हिच आई पिक्ड अप फ्रॉम माय मदर इज कि उनके अंदर बहुत ज्यादा सेवा की भावना थी। शी वाज इन द आर्मी, शी वाज फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन, and she would always tell me कि you should always find out ways to serve people, right? वो जो केयरिंग एटीट्यूड है, जो सर्विंग एटीट्यूड है, वो मेरी वहां से आई। हालांकि किसी ने कभी कहा नहीं कि आपको करना चाहिए इतना ज्यादा, बट वो आपके जो उनके जो एक्शंस थे वो देखा देखी जो है हमारे अंदर आ गए। एंड आई हैड द प्रिविलेज ऑफ हैविंग सम वेरी गुड टीचर्स, स्पेशली इन the arts, and in biology and all. So उन लोगों से भी हमने काफी कुछ पिकअप किया है जाने अनजाने में। But I can tell you one thing कि जब तक मेरी पहले 10, 12, 15 साल मेरे नौकरी में है, I can tell you I was like everybody else। उस वक्त क्या होता है यंग उम्र में, भाई कैसे भी, I got married very young also, ठीक है ना, 2 बच्चे थे। तो उस वक्त एक ही ख्याल होता है कि भाई how to give comfort to my family, मेरी कोठी, मेरा कार, ये वो। सो वो सब, ये सारी चीजें उस वक्त मुझे था भी नहीं, और मुझे कभी लगता भी नहीं था कि मैं किसी भी तरह का टीचर बनूंगा। ट्रेनर छोड़ दो, बिकॉज आई मीन इट वाज जस्ट नॉट अ पार्ट ऑफ मी। बट एक 1982 में मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया, 4 दिन का प्रोग्राम था, फ्रॉम 9 o'clock in the morning till 3 o'clock in the morning। 2 weekends का प्रोग्राम था which turned me completely upside down। और मैंने कहा अगर ये काम करने से मुझे इतना परिवर्तन मिला है कि आई वॉज अ पेसिमिस्ट, मैं ऑप्टिमिस्ट हो गया। आई वॉज अ पर्सन हु वॉज वेरी सस्पिशियस ऑफ पीपल, कि लोगों से बच के रहो, तुम्हारा फायदा उठाएंगे, आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। वो चेंज हो गया। नाउ आई बिकेम अ पर्सन हु लव्ड पीपल। And the long and short is कि at the end of that program I decided कि this is what I'm born to do। मैं पैदा ही हुआ हूँ इस चीज के लिए, और वो दिन है और आज का दिन है। I have never looked back। I have always found opportunities। और जो मैं प्रोग्राम्स भी करता हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, लीडरशिप प्रोग्राम करता हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट करता हूँ, निगोशिएशन करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप करता हूँ, ऑल्टरनेटिव एनर्जी हीलिंग प्रोग्राम्स करता हूँ, राइट। तो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल जो लोगों की वेलबीइंग होती है उस पे मैं काम करता हूँ। तो ओवर द इयर्स आई रियलाइज कि लोग सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पीछे भागते हैं और रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस किए करें उसके पीछे भागते हैं,
मगर जिस पर्पस के लिए वो जी रहे हैं हम्म, वो भूल जाते हैं। हम्म, तो आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर टूल्स जिससे कि आदमी की प्रोडक्टिविटी भी हाई हो, क्योंकि दुनिया में रहना है तो कुछ ना कुछ तो सक्सेसफुली करना चाहिए ना, बिना कुछ किए तो कुछ मिलता नहीं है ना। तो जी यू हैव जी। टू डेवलप द कैपेसिटी टू डू मोर, डू बेटर, फाइंड आउट न्यू पॉसिबिलिटीज, वो तो जरूरी है, बट इफ यू डू इट एट द कॉस्ट ऑफ योर वेल बीइंग, अगर आप अपनी हेल्थ को बिगाड़ दें, अपने रिश्तों को बिगाड़ दें, एक आप चिड़चिड़े किस्म के इंसान हो जाएं और आपको जिंदगी जीने का कोई लुत्फ ही ना रहा, तो फिर ये क्या पैसा और क्या कामयाबी। अंडरस्टैंड? सो ऑल थ्रू शुरू से मेरे प्रोग्राम्स में हमेशा मैंने ये एलिमेंट लाया हूं कि मेंटली, फिजिकली, इमोशनली लोगों को किसी तरह से परिवर्तित किया जाए कि परिस्थितियां जो भी हों, आपको वो परिस्थितियां परेशान नहीं करेंगी, वो परिस्थितियां आपको प्रभावित नहीं करेंगी, बल्कि आप उन परिस्थितियों को प्रभावित करो। बहुत बढ़िया। 15 साल पहले मुझे एहसास हुआ कि एक और लेवल है क्वांटम एनर्जीज जिसको बोलते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सालों से मालूम है कि जब आपका क्या कहते हैं एनर्जीज या आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं तो लाइफ की सिचुएशंस भी चेंज हो जाती हैं, ये मुझे मालूम था और मैंने पढ़ा भी था और कुछ कुछ एक्सपीरियंस भी किया था। मगर मेरे पास कोई ऐसे टूल्स नहीं थे कि जिससे कि किसी इंसान की स्पिरिचुअल कोशेंट यानी कि एसक्यू, यानी कि जो वाइब्रेशन लेवल है या उसकी जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो कैसे बढ़ाया जाए। तो उसको बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और फाइनली 2019 में 19-20 के बीच में मुझे एक्सेस कॉन्शियसनेस के बारे में पता चला। और इतने प्रोग्राम्स करने के बाद आई वाज वेरी वेरी रिलक्टेंट कि मैं ये क्यों सीखूं। मगर मेरा एक मानना है कि भैया जब तक आप अपनी सीख में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा कर नहीं सकते। अगर आप क्लोज्ड हो, बहुत एक बड़ी तरफा, बात, या बहुत बड़ी। यू बिकम अ वन डायमेंशनल ह्यूमन बीइंग। तो ये मैंने करने के बाद तो ऐसा मेरा ग्राफ इंक्रीज हुआ है एंड इतना कुछ हमने करना शुरू कर दिया है कि आई कैन से दैट एट द एज ऑफ 70 years आई एम डूइंग मोर देन व्हाट आई वाज डूइंग व्हेन आई वाज अ यंग मैन। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, वो बात नहीं है, इन टर्म्स ऑफ कितना परिवर्तन हम कर पा रहे हैं। फॉर जी जी। एग्जाम्पल एक यहाँ पे मुंबई में संस्था है जो कैंसर पेशेंट्स को रहने का जगह देती है, राइट? अच्छा। फ्री टेस्टिंग करती है, फ्री डायलिसिस करती है, खाना वर्चुअली फ्री देती है। तो उन्होंने मुझे बहुत लास्ट ईयर इनवाइट किया कि आप ये एक्सेस बार्स हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको करो। मैंने कहा देखो ये एक इनको हीलिंग तो नहीं करेगी मगर इनको काफी चैन आएगा शरीर में, दे विल फील रिलैक्स्ड, इनकी जो टेंशन है, इनकी दर्द कम हो एंग्जाइटी है, जाएगा। जो इनको फिक्र रहता है वो कम होगा। और जब फिक्र कम होता है तो बॉडी की जो है इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो हमने जाके किया तो वो लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने सारे वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दिलवाई मुझसे कि वो भी कर सकें। और अभी आज ये संडे को हमारा 48th सेशन था। अच्छा। 48 हर हफ्ते जाके हम लोग जो है दिन में 15, 20, 25 लोगों को जो है फ्री में ये एक्सेस बार्स के सेशन देते हैं ताकि उनको चैन महसूस हो। और 8 अक्टूबर को हमारा ये जो नंबर है जिन लोगों को फायदा हुआ है वो 1000 हो जाएंगे। अच्छा। और इससे बड़ी क्या सेवा मुझे नहीं लगता बधाई, है बहुत कि बहुत प्रणाम थैंक यू करता हूँ, थैंक यू बहुत थैंक यू। अद्भुत, बहुत बड़ी बात। तो ऐसे मौके होते हैं। अभी हम लोगों को मौका मिल रहा है कि डिमेंशिया के पेशेंट्स के साथ काम करें, राइट? हमारे को मौका मिल रहा है कि हम स्टूडेंट्स के साथ काम करें क्योंकि एंजाइटी या डर की वजह से स्टूडेंट जो है ना कम सीख पाता है और जो याद होता है वो भी भूल जाता है एग्जाम के टाइम। जी। अब ये बार्स करने के बाद जो है वो डरते नहीं है, तो याददाश्त भी बेटर होती है, लर्निंग कैपेसिटी भी बेटर होती है। तो बहुत सारे एरियाज में हम काम कर रहे हैं ताकि सोसाइटी में लोगों को और ज़्यादा रिलीफ मिले और ज़्यादा वो लोग संभावनाएं बना सकें जहां उनको पहले संभावनाएं नजर नहीं आती थी, यू नो, वेयर दे कुड नॉट सी एनी पॉसिबिलिटीज बिफोर। क्योंकि जब तक आदमी को संभावना नजर आएगी नहीं तो वो करेगा भी नहीं। करेगा। अगर उसके सही दिमाग में है यार कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ ट्राई करके देख लिया, हार मान जाता है एक तरह से। जब संभावना नजर आती है तो फिर आशा जागती है,
नए कार्य करने की उसके अंदर जिज्ञासा होती है, राइट। तो ये जो मेरे प्रोग्राम्स हैं वो सबको, चाहे आप किसी भी एरिया में अटके हुए हो, you could be stuck in the area of money, you could be stuck in the area of your business, you could be stuck in the area of your studies, you could be stuck in relationships, wherever you are stuck, the first thing is कि अगर हम उन लोगों को वो जो प्रतिरोध की हालात होती है ना, तो लोग या तो प्रतिक्रिया में रहते हैं या प्रतिरोध में रहते हैं, अगर उसमें से हम निकालेंगे नहीं उनको, तो उनके मन को संभावना कैसे नजर आएगी? बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। विरोध की स्थिति तो में मेरा संभावना मानना ये है कि एवरी एक्सपीरियंस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो कोई भी परिस्थिति हो, अगर आप उसके साथ ठीक से पेश आ जाओगे तो उससे आपको सीख ही मिलेगी और वो एक बेहतर इंसान हो जाएंगे। मगर हम करते क्या हैं? हम सिर्फ उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें पसंद है, और सबसे ज्यादा परिवर्तन वहां मिलता है जब आप जो चीज आपको पसंद नहीं है, जिसका आप प्रतिरोध कर रहे हैं, उसका सामना करेंगे, तो असली परिवर्तन वहां से होता है। और ये मैंने देखा है अपने अनुभव से। सॉरी, मैं थोड़ा लंबा ही बोल गया। बाकी अद्भुत अद्भुत, बहुत बड़ी बात सर। प्रणाम करता हूँ पहले तो मैं इस बात के लिए कि आप जिस तरह से कैंसर के जो रोगी हैं, डिमेंशिया के रोगी हैं, जिनके जो कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में अनुकरणीय हैं। और वही शायद मुझे लग रहा है वो एक शांति कहें, पीस कहें, कॉन्फिडेंस कहें, वो आपके चेहरे पे भी नजर आता है कि एक आत्मिक संतुष्टि जिसे कहते हैं वो आपके चेहरे से भी नजर आती है। और सर ने यहाँ पे दो बातें बहुत महत्वपूर्ण से रखी कि चीजें आपको नहीं बदलनी चाहिए, आप चीजों को बदलनी चाहिए। अक्सर होता क्या है कि चीजें हमें बदलती है और हम उनके अनुसार बदलते चले जाते हैं। वहीं दूसरी बात उन्होंने यही कही कि इन्होंने अपनी जो शुरुआती जो जीवन था उसी के अंदर इन्हें समानता की बात करें, सम्मान की बात करें, सौहार्द की बात करें, प्रेम की बात करें, वो मिल गई थी। और एक जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण सी बात जो सर ने जो कही, सबको याद रखनी चाहिए कि इन्होंने किसी भी उम्र में आके अपनी शिक्षा को रोका नहीं। ये नहीं कि अब मैं इतने साल का हो गया हूं, अब मुझे सीखना नहीं है। इन्होंने सीखना बंद नहीं किया, क्यों कहते हैं जिसने सीखना बंद कर दिया उसने जीतना ही बंद कर दिया। और इन्होंने अपने सीखने में हमेशा निवेश किया। जैसे अक्सर हम लोग खर्चा मानते हैं कि अब क्या करेंगे, क्या फायदा, तो उन्होंने उस चीज को हमेशा समझा कि जितना मैं अपनी एजुकेशन करने के लिए, अपने आप को एम्पावर करने के लिए, अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, खर्चा करता हूँ, वो एक निवेश की तरह जो आगे लौट के मेरे लिए आता है। और शायद वही इनका जो निवेश है आज हम सबके सामने आ रहा है कि ये देश नहीं दुनिया भर के लोगों के साथ में कनेक्टेड है। और दर्शकों मैं यहाँ बताना ये जरूर समझता हूँ कि सुख दीपक मलवई साहब ने देश और विदेश की बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं उनके साथ बात करें, कॉर्पोरेट हाउसेज की बात करें, और जो ब्यूरोक्रेट्स की बात हो या और जो लोग स्कूल कॉलेजेस आपको जो नजर आता है आसपास, उन सब में जाकर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं और हजारों से भी ज्यादा के जो लोग हैं उनके जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। लेकिन उस बदलाव की शुरुआत आपके जीवन से। जी सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लोग बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने में डरते नहीं है, ठीक है, मगर अपने खुद के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तकलीफ होती है, ठीक है। एक डिग्री लेने के लिए आप 5 लाख रुपए खर्च दोगे, ठीक है, वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है ना। बिल्कुल। मगर जिंदगी में अगर मैं अपने आप को परिवर्तित करके ऐसा इंसान बनाऊं जो किसी भी परिस्थिति में रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, पावर से पूरा जिएगा, हेल्दीली जिएगा, मेंटली हेल्दी रहेगा, फिजिकली हेल्दी रहेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करने में जितना भी इन्वेस्ट करो कम है। अब मजबूरी में हम जाके ओपन हार्ट सर्जरी करा देंगे, 20 लाख रुपए खर्चा कर देंगे मजबूरी में, पहले इन्वेस्ट कर लो ना। अभी देखो पिछले महीने मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया बॉडी स्कल्पटिंग पे। अच्छा। अब अक्टूबर में 6, 7, 8 को मैं एक प्रोग्राम और अटेंड कर रहा हूँ जी। क्या जरूरत है? अभी मुझे ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। और मतलब ओनली थिंग इज कि क्या मालूम मेरे को एक नया औजार मिल जाए लोगों को हेल्प करने का। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सोच, बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी। उससे बड़ी बात बताऊं आपको, ये जो एक हमारा जो अहंकार है ना, वो बड़ी डेंजरस चीज होती है। हम जैसे लोग ना जो लोगों को सिखाते हैं, अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है, राइट, जब लोगों की थोड़ी वाह मिलती है। तो जब हम दूसरा प्रोग्राम जाके करते हैं, कई बारी हमसे कम उम्र वाले या हमसे कम नॉलेजेबल लोगों से भी हम सीखते हैं, तो ये जरा दिमाग है ना थोड़ा रखता है कि भैया अभी तुम अभी भगवान नहीं बने हो, इंसान ही हो।
भगवान बनने की कोशिश मत करो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कही सर आपने। और दर्शकों, सबको हमको लिख लेना चाहिए, आप जीवन में जब तक लर्नर बने रहते हैं, विद्यार्थी बने रहते हैं, तभी तक आपके अंदर संभावनाएं रहती हैं बड़ा बनने की। और सही कहा सुख दीपक सर ने अभी कि इन्हें अब और चीजें सीखने की आवश्यकता नहीं। कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति हो और इतना सारा ज्ञान अगर अर्जित कर ले तो उसे लगता है कि अब उसे और सीखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस स्टेज के ऊपर आकर, इस स्तर के ऊपर भी आके सोचते हैं कि नहीं, कि हो सकता है कि मैं दूसरों की भलाई के लिए कोई नई चीज और वहां से हासिल कर सकूं। यहां पे देखिए, नोट करने वाली बात क्या है, दूसरों की भलाई के लिए मैं अपने लिए बहुत कुछ कर चुका हूं, मैं दूसरों की भलाई के लिए कुछ चीज और वहां से कमा सकूं, पा सकूं, तो दूसरों के अंदर लगा सकूं। जब ये सोच व्यक्ति के अंदर आती है, तब वो व्यक्ति इतना विशाल कहीं, इतना उदार कहीं हो पाता है। तो ये उदारता का पाठ हमें सुख दीपक मलवी साहब से पढ़ना चाहिए और अपने जीवन के अंदर इसको जरूर शामिल करना चाहिए। जहां मौका मिले, जितना मौका मिले, सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। सर, एक अगला सवाल और, आज आप सब चीजों को देख चुके हैं, लेकिन जब 1982 में आप इस की तरफ मूव कर रहे थे, आप एक वेल सेटल्ड थे, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छे से थी, लेकिन एक उस जॉब को छोड़ना और फिर इस तरफ आना और पूरा मतलब अधिकाधिक ध्यानाकर्षण आपको इस तरफ हो जाना, परिवारजनों ने और खुद आपके, जो आपने कहा कि शादी को लेकर भी जल्दी हो गया था, तो वो विरोधाभास जैसी कोई चीजें रही, क्या कर रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा, इतना अच्छा खासा और आप इस तरफ ज्यादा कर रहे हो, नहीं होता है, बिल्कुल वैरागी वाली सी स्थिति हो गई थी। ये तो आप समाज सेवा में कहाँ निकल रहे हैं, आपको कहाँ उम्र है? हमने एक दिन आके सोच लिया कि बस हमने ये करना है। हमको किसी ने ये भी नहीं कहा था कि आ जाओ हम आपको जॉब देंगे। हम तो आ गए बॉम्बे, हमने कहा अब तो हम आ गए, हम वापस हो जाएंगे नहीं, रहने को जगह नहीं थी। ठीक है, उन्होंने कहा भाई देखो हम उतने पैसे तो नहीं दे सकते जो तुमको मिलती है एमएनसी में। मैं कहा ठीक है, क्या दोगे? आधे देंगे। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब एक चीज आपको क्लियर है कि यही मेरा मकसद है, आपने एक चॉइस कर ली है। ठीक होता क्या ना, हम लोग पूरी जिंदगी में डिसीजन ले लेके लॉजिकल पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जो डिसीजन होता है ना वो आपको सिर्फ सेफ, यानी कि व्हाट यू से फॉर सेफ, आपको ताकि गलती ना हो, एक जो बोलते हैं ना लीप ऑफ फेथ होता है ना, कि अभी मैंने ठान लिया है, मैंने चॉइस कर लिया है कि यही करना है मुझे। तो ऑब्वियसली जो मेरे बॉस थे उन्होंने मेरा तो इस्तीफा मंजूर नहीं किया। इससे अच्छा तुमको शौक पूरा करना है ना, कर लो, 3 महीने तक मैं तेरी रेजिग्नेशन डालूंगा नहीं, आई विल शो दैट यू गॉन ऑन स्टडी लीव। मैंने कहा कोई फायदा नहीं है सर, मैं वापस नहीं आ जाऊंगा। ठीक है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरे को देखा देखी जो मेरा इमीडिएट बॉस था, सुपर बॉस से नीचे वाला, वो भी इस रास्ते पे निकल गया और वो इतना बड़ा आदमी बन गया है रूरल मार्केटिंग में, क्योंकि उसको भी प्रेरणा मिली कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो एक चीज मैंने देखी है कि भाई ये रास्ता जो चुनना है जरूरी, मुझे मालूम है शुरू में बॉम्बे में हालांकि मैं टेबल पे सोता था और मेरे पास जगह नहीं थी रहने की, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी तकलीफ में हूँ। जितने पैसे आते थे सब घर भेज देता। क्या खर्चा चाहिए आदमी को? सुबह से रात को, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक काम करते थे, ऐसा लगता भी नहीं था कि काम कर रहे हैं, कि हम सीख रहे थे, एक जुनून था। बट अगर आप जो एक प्रूवन रास्ता है एमएनसी वाला जैसे होता है उसमें रहोगे, आपको शायद ज्यादा सिक्योरिटी फील होती होगी, है ना। इफ यू आर नॉट विलिंग टू टेक अ रिस्क टू लिव योर लाइफ द वे यू वांट, यू विल नेवर लिव योर लाइफ द वे यू वांट। अब आप लॉजिकल डिसीजन ले लो या इलॉजिकल डिसीजन ले लो, रिजल्ट तो वही होना है, बट जुनून होना चाहिए। और बड़ी मजेदार एक चीज है सुनील, मैं आपसे कहूंगा कि जब हम एक कमिटमेंट से चलते हैं ना, बहुत सारे जगह से हमको सपोर्ट मिलती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। हाँ, मगर दिल छोटा करके कई लोग हार मान जाते हैं। छोटी सी एक नाकामी मिली, खत्म, फुस। चलते रहना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। अगर इतना आपके अंदर पैशन है, बिलीफ है, परमात्मा पे आपको विश्वास है, अपने ऊपर अगर विश्वास है, तो रुकेंगे नहीं, कामयाबी तो आनी ही आनी है, प्रॉब्लम कोई नहीं। लेकिन सर फिर भी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। अब आपने बहुत अपने आप को दृढ़ निश्चय कर दिया, लेकिन दूसरा आदमी सोचता तो उसे ये लगता है कि कैसे करूंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार को क्या होगा। ऐसे स्थिति में क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? ये सब मेरे सारे फैमिली ने बोला तुम्हारे बच्चे का क्या होगा, ये होगा। मैं आपको ये बताता हूँ,
उनके बच्चे अभी तक सेटल नहीं हो गए हैं। मेरे तीनों बच्चे बड़े अच्छी से सेटल कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब ये बड़ी भगवान की बात, मेहरबानी है। बहुत बड़ी बात है। बट अब आई मिस्ड मेरे जो बड़े 2 बेटे थे, उनकी जो यंग ईयर्स से जब वो ग्रो अप कर रहे थे स्कूल टाइम में, मैं उनके पास नहीं था। जब मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ था उस दिन मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मेरी बीवी बहुत नाराज थी कि बेटा पैदा हुआ है और तुम वहां थे भी नहीं। मैं अगले दिन पहुंचा था। तो कई बार इस बात का दुख होता है कि उनको भी पहले रंजिश होती थी कि आप तो थे ही नहीं हमारे लिए। बट वॉट एवर इट इज, वो बहुत, दे आर ऑन देयर फीट, दे आर डूइंग व्हाट दे वांट एंड दे आर हैप्पी, दे आर सक्सेसफुल। और क्या चाहिए मुझे? बड़ी बात है। माता पिता के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि वो अपने बच्चों को अपने कदमों पे खड़ा देखे, सफल देखे, और यही बड़ी बात। दर्शकों, यहाँ पर सर के जरिए एक बात और आती है कि आप निराशा की बात करें या आशा की बात करें, वो दोनों आपके ऊपर निर्भर करती हैं। ये दृष्टिकोण मात्र है आपका। अगर आपने भीतर विश्वास से भर लिया तो फिर चीजें आपको नहीं बदल पाएंगी। और वैसे किसी ने कहा है कि जीवन में घटने वाली मात्र घटनाएं मात्र 10% आपको बदलती हैं। आपका बाकी का जो 90% है वो आपका नजरिया आपको बदलता है। एक परिस्थिति में 2 व्यक्ति अलग अलग तरह के निर्णय लेते हैं। जैसे सर ने यहाँ पर लिया, इन्हीं की स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद वो दूसरे तरह का निर्णय लेता, लेकिन इन्होंने वो लिया और उसको सफल करके भी दिखाया। और एक जो सही और गलत होने की जो बात कही है यहाँ पे सुखदीपक मालवीय सर ने, वो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हम सबको याद रखने लायक बात हो जाती है कि सही और गलत का जो निर्णय है वो उस वक्त की परिस्थिति नहीं कर सकती। उस वक्त आपका जो विश्वास है, आपकी जो निष्ठा है और आपका जो समर्पण है, वही महत्वपूर्ण होता है। सही होंगे या गलत होंगे ये आने वाला वक्त तय करेगा। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो आप यकीनन सही होंगे। सर, अगला सवाल लेते हुए मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, अब आपने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आप एक्सेस कॉन्शियसनेस का जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। किस तरह से होता है, क्या करती है संस्था और किस तरह से वो, क्योंकि आपने बताया कि वो कैंसर के जो पेशेंट, मुझे वो बात बड़ी वास्तव में लगी कि जब जीने में तकलीफ कम हो जाती है तो जीना आसान हो जाता है। मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन उस मरने के दौर में अगर आप तकलीफ कम करने में सहायक हो रहे हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये आपने कैसे समझाई और आपकी संस्था किस तरह से काम करती है समझाने में? देखिए, पहली बात तो यह है, एक्सेस कॉन्शियसनेस का मैं एक लाइसेंस्ड और सर्टिफाइड फैसिलिटेटर हूँ। एक्सेस कॉन्शियसनेस एक संस्था है जो 120 मुल्कों में 23 भाषाओं में अपना प्रोग्राम्स करती है। और उसका मकसद बड़ा सिंपल है कि आप जो आपकी जो रियलिटी है आप क्रिएट करते हैं, चाहे वो आपकी फिजिकल हो या मेंटल हो, इमोशनल हो, राइट। और उसके अंदर वो हमें परिवर्तन जिंदगी में लाने का मौका देती है। उसका जो बेसिक प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम है, उसका नाम है एक्सेस बार्स। अच्छा। ये बार जो हैं ये 32 पॉइंट्स होते हैं हमारे सिर में, जहाँ पे अलग अलग किस्म के विकार जो संगठित हुए हैं उनको रिलीज किया जाता है। जैसे पैसे को लेके हमारे विकार हैं, राइट, क्रिएटिविटी को लेके हमारे विकार हैं, हीलिंग को लेके हमारे विकार हैं। जब ये विकार रिलीज होता है तो हमको बहुत रिलीफ यानी कि चैन महसूस होता है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कल जैसे हमने जो लोगों को ये सेशन दिए कैंसर पेशेंट्स को, तो मैंने एक से पूछा, भैया कैसा लग रहा है? कहता, सर मैं इतना हल्का लग रहा है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ। बीमार तो है, उसको ब्लड कैंसर है, 4th स्टेज में है, राइट। बट जो उसके चेहरे पे मुझे खुशी नजर आई, he was so happy, he was so relieved। कहता, सर हल्का हो गया मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हूं ही नहीं। ऐसा अगर किसी का क्या कहते हैं माइंड हो या उसकी फीलिंग्स हो तो आदमी जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कई लोग होते हैं, इनको सर्जरी होती है, ओपन हार्ट सर्जरी। एक होता है हाय करके 6 महीने में बेड में से नहीं निकलता, एक होता है जो 2 हफ्ते में खड़ा अपना काम कर रहा है, दोनों को 8 घंटे का ऑपरेशन हुआ है। वो एक बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक रह चुके हैं, उनका नाम है डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो। वो मेडिकल डॉक्टर थे और आज से मेरे ख्याल 40 साल पहले उन्होंने ये देखा कि कुछ पेशेंट्स जो हैं, दोनों एक ही किस्म के लोग हैं, कुछ जल्दी ठीक हो जाते हैं और कुछ जो है ज्यादा टाइम लगाते हैं। एंड द ओनली डिफरेंस, उनमें फर्क सिर्फ ये है कि इसकी जो एटीट्यूड है वो अलग थी और इसकी जो एटीट्यूड में हिंदी को मेरे ख्याल आई थिंक वी कॉल इट दृष्टिकोण, एक का दृष्टिकोण नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव है। जिसका पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है, समझे ना। तो
हम जो इतनी सारी चीजें माइंड में लेके जकड़े हुए घूमते हैं ना, आपने देखा कई बार हम परेशान होते हैं तो वही परेशानी वाली ख्यालात आते रहते हैं, नींद नहीं आती। तो जब बाहर का सेशन लेता है वो रिलीज हो जाता है। सो ये शुरुआत यहाँ से होती है। अब इनके इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, मैं उनके बारे में क्या बताऊं, वो तो पता चल ही जाएगा लोगों को जो इंटरेस्टेड हैं। होंगे उनसे जुड़े। इससे सरल तरीका अपने जिंदगी को परिवर्तित करने का मैंने नहीं देखा आज तक। इतना सिंपल है, ठीक है ना। प्रैक्टिसेस हैं, उनको करो, खुद को तो फायदा होएगा ही होएगा, दूसरों को कितना फायदा कर सकते हो वो आप देखो, ठीक है ना। तो दो तरीके हैं लोगों के, एक तो भाई वो आके हमसे सेशन ले लें, 1 घंटे का सेशन होता है, बहुत चैन महसूस होगा। 2-3 बारी करने के बाद वो लोग पूछते हैं यार हम भी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ये करना चाहते हैं, तो आप हमें सिखाओ। तो उसके लिए वो एक क्लास अटेंड करते हैं 1 दिन की, जिसमें उनको सिखाया जाता है, सर्टिफिकेट मिलता है, और वो लोगों को ये कर सकते हैं, प्रोफेशनली भी कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने एक बात बहुत बड़ी बात कही यहाँ पे कि सोचने का जाविया ही बदल डाला है दोस्त, अब परेशानी नहीं लगती मुझे। तो हम परेशान इसलिए हैं कि हम सोच उस दिशा में रहे हैं। दृष्टिकोण बदल देंगे, नजरिया बदल देंगे तो नज़ारे खुद ब खुद बदले हुए आपको नजर आते हैं। सर एक बात, जैसे भी आप कह रहे हैं कि ये आपकी जो है खुद आपका जो कार्य करने की पद्धति है, मॉडलिटी है, ये औरों से अलग है। मैं यहाँ पर ये भी जानने का बड़ा इच्छुक हो रहा हूँ कि किस तरह से अलग है। तो ये बहुत सारे लोग इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारी जो मॉडलिटीज हैं इस दिशा में काम कर रही हैं। तो ये मॉडलिटी और आपका जो कार्य है वो उनसे कैसे अलग है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए, जो हमारे लोगों को, जो दर्शक देख रहे हैं, जो आगे देखेंगे, उनको भी थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल सके कि ये बेहतर क्यों है जिसकी आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। आप एक्सेस बार्स की बात कर रहे हो? जी सर जी। बेहतर इसीलिए है, देखो मैं ये नहीं कहूंगा दिस इज द ओनली थिंग इन दिस प्लैनेट। बहुत सारी चीजें सिंपल है, आसान है, और इमीडिएटली इसका परिवर्तन जो है नजर आना शुरू हो जाता है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आपकी जो कार्य पद्धति है वो, उसको मैं निजी आपके लिए कहूँ तो आप उसके बारे में बताएं थोड़ा सा, तो मैं देख रहा हूँ हमारा समय तो हो चुका है। मेरे जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के फील्ड में है, मोस्टली जो लोग काम करते हैं वो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल लेवल पे काम करते हैं, मैं भी करता था जी। एनर्जी के लेवल पे, यानी कि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने से जो लाइफ में परिवर्तन आता है, उस पे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल हु इज वर्किंग इन दैट एरिया। देखिए आज का जमाना, उसको कॉर्पोरेट वाले बोलते हैं वूका, VUCA का जमाना है। V means volatile, U means uncertain, C means chaotic, and A means ambiguous। ये जमाना है आज की डेट में। इतनी चीजों में उथल पुथल हो रही है। अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, इतनी सारी नौकरियां जो थी वो जा रही हैं और जाएंगी, खतरे में नजर आ रही हैं सब। अभी हमने कोविड में भी देखा, इतनी उथल पुथल हुई। जो लोग हमारी वाली मोडालिटीज प्रैक्टिस करते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी इनकम कम नहीं हुई, बढ़ गई। क्या कई लोग हैरान परेशान थे, हम लोग नहीं हुए हैरान परेशान। बट ठीक है। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं सुनील, जो हमने देखा है ना, हम परिस्थिति को क्या लेबल लगाते हैं ना, उसी के आधार पर हम उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं। एक परिस्थिति होती है, हम उसको प्रॉब्लम बोलते हैं, समस्या हो गई। एक परिस्थिति आती है, हम बोलते हैं चलो ये भी एक परिस्थिति है, वो भी एक परिस्थिति थी, ठीक है। जो हम जज करते हैं या हम लेबल करते हैं कि ये परिस्थिति अच्छी है तो इसके साथ मतलब अटैच रहो, कहीं खो ना जाए, और एक परिस्थिति बुरी है उससे हम भागते हैं। तो इस चक्कर में हमारा जो एनर्जी है, हमारा ध्यान भी है, वहां नहीं होता है जहां होना चाहिए। तो ध्यान कहाँ होना चाहिए? संभावनाओं को खोजने में चाहिए, होना चाहिए ना। अभी ये परिस्थिति है, आगे क्या? हमेशा ये पूछना अपने आप से, और क्या संभव है, व्हाट एल्स इज पॉसिबल, और उस दिशा में निकल पड़ना। हम जो है ना कंजर्व प्रिजर्व के चक्कर में डरे रहते हैं, सहमे रखते हैं, लेबल्स ही लगाते रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्या फायदा उसका?
ये भी बहुत बड़ी बात निकल कर आई है दर्शकों सर के शब्दों के अंदर कि हम परिस्थितियों को जिस तरह से पैट्रोनाइज करते हैं, जैसे हम उसे संरक्षित करते हैं और हम मानते हैं कि इस तरह का मुझे इससे रिएक्शन मिलेगा, वो वैसी ही चीजें आपको देने लग जाती हैं। एक व्यक्ति उसी परिस्थिति में हार ढूंढ लेता है और एक व्यक्ति उसी परिस्थिति के अंदर जीत ढूंढता है और वो नया इन्वेंट करके कुछ हमें दिखा पाता है। शायद जितने इन्वेंटर हुए हैं, जितने बड़े लीडर्स हुए हैं, उन्होंने उन्हीं मुश्किल परिस्थितियों में जब लोगों को लग रहा था कि ये संभव नहीं है, उन्होंने कुछ आगे करके दिखाया। उसी के लिए हम लोग स्वयं को याद रखें। आज से आप मान के वो वक्त याद कीजिए जब सचिन ने पहली बार दोहरा शतक लगाया था। उससे पहले किसी ने शतक नहीं लगाया था, तब कोई नहीं जानता था कि ये संभव है वनडे के अंदर। जब एक बार उसने लगाया तो उसके बाद में आप देखिए अब कितने दसियों से ज्यादा शतक, दोहरे शतक लग चुके हैं। तो ये सर ने बहुत बड़ी बात कही कि आप परिस्थिति से जैसा रिश्ता बनाते हैं वो ये तय करता है कि वो आपको जीत देगी या हार देगी। तो मुझे लगता है कि इस बात का अनुसरण करते हुए हमें हर परिस्थिति से एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए ताकि हम उससे कुछ बेहतर जीवन में दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आपसे बातें करते बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समय मुझे इजाजत बस आज इतनी दे रहा है, उसके बावजूद 5-6-7 मिनट में आगे निकल चुका हूं। लेकिन आपसे मैं थोड़े से आशीर्वचन के तौर पे और कुछ मोटिवेशनल मैसेज के तौर पे जरूर हमारे दर्शकों के लिए चाहूंगा जो आप देना चाहेंगे। जीवन में जब उथल पुथल आ रही, जैसे भी आपने कोरोना का जिक्र किया और अब AI का जिक्र कर रहे हैं, तो जब चीजें गंभीर नजर आती हैं और हर व्यक्ति का जो दिमाग कहें वो इतना विस्तृत नहीं होता, इतना व्यापक नहीं होता है कि इन्हें समानता के साथ में ले पाए, तो उन्हें किस तरह से निर्णय लेने चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पहले तो निर्णय नहीं लेना चाहिए, संभावनाएं खोजनी चाहिए। तो मेरा तो बहुत सिंपल स्लोगन है, मेरा नारा है स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट लिविंग। जिंदगी को कोसना छोड़ दो, संभावनाओं को खोजो और जीना शुरू करो, क्योंकि यही है जीवन जो इस वक्त हो रहा है। तो जीना शुरू करो, कोसना बंद करो। कोसने में कितना टाइम लगता है आपको बताइए? जी 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 सर। और परेशानी होती है वो अलग होती है, परेशानी होती है अलग। सही सही, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट आई वुड से कि भैया संभावनाओं को खोजो, जीना शुरू करो, कोसना बंद करो, स्टॉप कंप्लेनिंग। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और आपके बातों के साथ में आज बहुत ही जो इतना इंस्पिरेशनल मैसेज आपने हमें दिया है, उसी के साथ मैं कार्यक्रम को समापन करने की आज्ञा चाहूंगा। आप इस मंच के ऊपर आए, आपने जो अपने अति व्यस्त समय के बावजूद इस मंच के लिए समय निकाला, उसके लिए मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में जुड़े हुए सुख दीपक मलवई साहब, जिन्होंने अपने जीवन का एक अंश मात्र हमारे साथ में साझा किया। और मुझे लग रहा है ये अंश मात्र भी किसी अमृत की बूंद से कम नहीं है, तो इस अंश मात्र ने भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए। अगर हम उसमें से एक भी मैसेज अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको बहुत सारी मुश्किलों से मुक्ति मिल सकती है। तो हम सब अपनी मुश्किलों में जीत पा सकें, जीवन की और खुशी और प्रसन्नता वाले आयामों को छू सकें, उसके लिए इस कार्यक्रम को अधिकाधिक शेयर कीजिए। हम नहीं जानते किस व्यक्ति के जीवन में सर की बातों का कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन आप किस एक शेयर के मात्र से, इस कार्यक्रम को शेयर करने मात्र से किसी जीवन परिवर्तन आता है तो वो अपने आप में एक तरह का पुण्य का कार्य होगा। तो आपके पास भी सर के जीवन को यहाँ जो इन्होंने साझा किया उसको और लोगों के साथ शेयर करिए, पुण्य कमाने का एक मौका बनता है, तो उसे जरूर अपनाइए। और फिर मिलेंगे इस मंच के ऊपर किसी अन्य परिस्थितियों शख्सियत के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद फॉर द अपॉर्चुनिटी।